गांव से 2-3 किलो मीटर के दूरी पर कलेक्टर साहब और एसपी मैडम की शादी हो रही थी। शादी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और कलेक्टर साहब ने वहां पर भिखारियों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया था, क्योंकि उनका मानना था कि हम इंसान हैं और हमें इंसानियत कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। यानी कि कलेक्टर साहब बड़े ही दयालु किस्म के आदमी थे। इसी वजह से अपनी शादी में उन्होंने भिखारियों के लिए भी खाने पीने का व्यवस्था भी किया था। और शादी के अंदर जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हुए थे, सभी लोग उनके बधाइयाँ देने के लिए आ रहे थे। उसी समय एक भिखारन स्टेज पर चढ़ जाता है। स्टेज पर चढ़ने के बाद वह कलेक्टर साहब की तरफ बड़ी घूर घूर नज़रों से देखने लगता है और उन्हें देखकर ठहारे मार मार के हंसने लगता है। हंसते हंसते वह उनसे कहने लगता है कि अगला नंबर तेरा है। ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है, बल्कि लूट-पुट होकर भी हंसने लगता है। और इस बात को देखकर जो एसपी मैडम दुल्हन के लिबाज में बैठी हुई थी, वह एकदम से पुलिस वालों को आदेश देती हैं और उसे वहाँ से निकालने के लिए कहने लगती हैं। लेकिन तभी जो कलेक्टर साहब होती हैं, वह पुलिस वालों को रोकते हैं और रोकने के बाद उससे पूछते हैं कि भाई, तुम यह क्यों कह रहे हो कि अगला नंबर मेरा है? क्योंकि कलेक्टर साहब के दिमाग में चल रहा था कि यह कौन है और यहाँ पर आकर मुझसे इस तरह से बात क्यों बोल रहा है, जबकि इसे पता है कि मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ और मैं इसके साथ बहुत कुछ गलत भी कर सकता हूँ। एसपी मैडम बार बार उसे यहाँ से भगाने की आदेश दे रही थी, लेकिन कलेक्टर साहब के कहने पर वह पुलिस वाले रुक जाती हैं। दूसरा कारण यह भी था, क्योंकि जब स्टेज पर चढ़ा था तो एसपी मैडम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। उस भिखारन को देखकर तो वह जानना चाहते थे कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है और इसके पीछे कहीं कोई गहरा राज तो नहीं छुपा हुआ है। इस बात को जानने के लिए कलेक्टर साहब उसको एक साइड में ले जाते हैं और एक साइड में ले जाकर उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरी पत्नी कौन है। हम लोग यहाँ के बहुत बड़े अधिकारी हैं और हम चाहें तो तुम्हें एक ही झटके में, एक ही पल में तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल सकते हैं, करवा भी सकते हैं। इसके बाद जो भिखारन होता है वह कहता है कि साहब, मुझे है कि आप बहुत बड़े अधिकारी हो, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ वह बात सही है, क्योंकि जिससे आप शादी करना चाहते हो उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब इस बात को सुनकर कलेक्टर साहब बड़े ही हैरान हो जाते हैं। वह थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद उससे कहने लगते हैं कि कैसे जानते हो तुम उसको और क्या कनेक्शन था तुम्हारा इसके साथ। इसके बाद जो भिखारन होता है वह कहता है कि साहब, अगर आपको मेरी एक कहानी सुननी है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। इसके बाद कलेक्टर साहब उससे कुछ कह पाते उतने ही देर में एसपी मैडम वहाँ पर आ जाती हैं और आने के बाद एसपी मैडम से कहने लगती हैं कि चलो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारी शादी है और इस तरह से तुम इसके साथ क्या बातें कर रहे हो। इसके बाद कलेक्टर साहब को और भी ज़्यादा शक हो जाता है, क्योंकि एसपी मैडम बार बार उस भिखारन को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी और कलेक्टर साहब उसे ना मिलने की कोशिश कर रही थी। इससे बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि चलो, तो मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊँगा। और उसके बाद में उस भिखारन से उसकी कहानी पूछने लगते हैं। भिखारन कहता है कि आज से लगभग 7 साल पहले दिल्ली के कॉलेज में एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम था आर्यन, जिसके पिता फर्नीचर के बहुत बड़े व्यापारी हैं और वह पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरह से किया करता था। उसी के क्लास में एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम था नेहा। नेहा और
आकाश दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और पसंद करने के बाद वह दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। नेहा का घर परिवार भी काफ़ी अच्छा खासा है। उसके भाई और पिता बड़े बड़े अधिकारी हैं और इसी वजह से वह भी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती थी। इसके बाद जब अपने घर में बात करती है कि उसे शादी करनी है और एक आकाश नाम के लड़के से प्यार करती है, तो इसके बाद उसके घर वाले शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। इधर आकाश के घर वाले भी शादी करने के लिए राजी हो गए थे। दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोनों अपना हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। आकाश अपने पिता के बिजनेस को हैंडल ओवर कर लेता है और उसी को वहीं पर रहकर चलाने लगता है। इधर जो नेहा थी वह आगे की पढ़ाई लिखाई करना चाहती है और पढ़ लिख कर अपने भाई और पिता की तरह एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती है। इसी बात को सोचकर नेहा पढ़ाई करती रहती है और आकाश उसको पढ़ाई में सपोर्ट करता है। धीरे धीरे करके जो नेहा होती है वह आईपीएससी अफसर बन जाती है और आईपीएससी अफसर बनने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट कट के अंदर जाकर अपना चार्ज संभालने लगती है। इधर जो आकाश होता है वह अपने बिजनेस में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन तकदीर उसका साथ नहीं देती है और उसका बिजनेस धीरे धीरे दिन प्रतिदिन डाउन होने लगता है। नेहा का भविष्य तरक्की पर हो जाता है और आकाश का भविष्य अंधकार में हो जाता है। उसका बिजनेस डाउन होने लगता है। धीरे धीरे काजल को अफसर बने हुए 2 साल बीत जाता है और 2 साल के अंदर आकाश का पूरा बिजनेस ठप हो जाता है। आकाश अपने धंधे को घटता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था और वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बल्कि आकाश की बहुत काफ़ी तबीयत भी खराब रहने लगती है। जहाँ पर आकाश का बिजनेस था वहाँ पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और वह सभी लोगों की तरह अजीब निगाहों से देखने लगता है। इसके बाद जो आकाश के घर वाले होते हैं वह उसे सलाह देते हैं कि बेटा, तेरी पत्नी एक बड़ी अधिकारी है, उसको आवाज़ भी मिला होगा, तो तू ऐसा कर, कुछ दिन उसके पास चला जा, तेरा भी मन भर जाएगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आकाश अपने घर वालों की बात मानता है और अपनी पत्नी नेहा के पास अहमदाबाद पहुंच जाता है, जहां पर उसकी पोस्टिंग थी और उसे सरकारी आवाज़ भी मिला हुआ था। आकाश उसके पास पहुंच गया था और नेहा भी उसका अच्छे से ख्याल रखने लगी थी और कहती है कि कोई बात नहीं, अच्छी तरह से तुम मेरे साथ रहो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। नेहा अपने पति की देखभाल किया करती और अपने कार्यभार को अच्छी तरह से संभाल रही थी। तभी अचानक से डिस्ट्रिक्ट कट के अंदर नए डीएम साहब की पोस्टिंग होती है और उनके स्वागत के लिए एसपी मैडम गुलदस्ता लेकर उनके ऑफिस पर पहुंचती हैं और जैसे ही वह डीएम साहब को देखती हैं तो पहली नज़र में उसको अपना दिल दे बैठती हैं और उसके बाद नेहा के दिमाग में कलेक्टर साहब के लिए प्यार उभरने लगता है और उसके बाद वह उसे दिलो जान से प्यार करने लगती हैं। वह सोचती हैं कि किस तरीके से इससे शादी की जाए। नेहा बार बार मौका ढूंढा करती कलेक्टर साहब से मिलने का और कई कई घंटों तक उससे बात करने लगती हैं। यह बात कलेक्टर साहब को भी महसूस हो जाती है और उसके बाद कलेक्टर साहब एक बार उससे भी पूछ ही लेते हैं। कलेक्टर साहब जैसे नेहा से पूछते तो उसके बाद नेहा अपने मन की बात बता देती है और कलेक्टर से अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब यह बात जैसे उसके पति सुनता है तो उसे एकदम से यह बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वह सोचता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है पहले ही नज़र में उससे मुझसे प्यार हो गया हो।
कलेक्टर साहब बड़े ही सुलझे हुए इंसान थे और बहुत ही ज़्यादा दयावान थे। कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम दोनों शादी कर लेंगे। अब जैसे ही नेहा शादी की बात सुनती है तो एकदम से उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन वह यहाँ पर जैसे तैसे करके बात को संभाल लेती है, क्योंकि नेहा की पहली शादी हो चुकी है और उसकी पति डिप्रेशन की हालत में घर के अंदर रहा करते हैं और उसे उसकी देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन नेहा का प्यार कलेक्टर साहब के लिए कुछ ज़्यादा ही था, तो उसी वजह से वह आकाश के कॉलेज वाले प्यार को भूल गई थी और आकाश को रास्ते से हटाना चाहती है। इसी वजह से नेहा एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कुछ ऐसी मेडिसिन ले लेती है जिन मेडिसिन को खाने के बाद आकाश की दिमागी कंडीशनल थोड़ी सी खराब हो जाएगी। नेहा डॉक्टर साहब से मेडिसिन को ले आई थी और लाने के बाद अपने पति डिप्रेशन की दवाइयाँ बोलकर देने लगती है। वह झूठ मूठ का ड्रामा किया करती है उसका ख्याल रखने का और उसे उन दवाइयों को खिलाती रहती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता हुआ चला जाता है और कुछ समय बीतने के बाद अचानक से जो आकाश होता है उसकी दिमागी हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। इसके बाद नेहा आकाश को पागल खाने में भर्ती करा देती है और आकाश वहाँ पागल खानों में पागलों के बीच में रहने लगता है। वहाँ पर रहने के बाद जो दवाई उसे नेहा दिया करती थी वो उसे नहीं मिलती है और धीरे धीरे आकाश को उन दवाइयों का असर खत्म हो जाता है और वह पूरी तरह से व्यस्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है कि वह पागल खाने के अंदर है तो वह इधर से उधर देखने लगता है और डॉक्टरों से गुहार लगाने लगता है। कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ और कोई भी कैसी भी मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसे पागल खाने के अंदर ही भर्ती करके रखा जाता है। अब इसी दौरान उसकी पत्नी के घर वाले कलेक्टर साहब से शादी के लिए बोलने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा, तुम अब मेरी बेटी के शादी के योग्य हो गए हो और अब तुम उससे शादी कर लो। इसके बाद कलेक्टर साहब भी अपने घर वालों को बता देते हैं कि माँ बाबूजी, मैं जहाँ पर काम किया करता हूँ वहीं की एक एसपी है और वह मुझसे देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अब जो कलेक्टर साहब के घर वाले होते हैं उन्हें इस बात से कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि लड़की एसपी थी और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम भी थी। जब कलेक्टर ने उसको उसका फ़ोटो दिखाया था तो उसे देखकर उन्होंने भी झट से हामी भर ली थी और कहा था कि ठीक है बेटा, अगर तू इस लड़की से शादी करना चाहता है तो इसी से शादी कर ले। क्योंकि अब आड़ोस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगे थे और कह रहे थे कि तुम्हारा बेटा शादी करने के योग्य हो गया है और उसकी उम्र भी बहुत काफ़ी होती हुई चली जा रही है। इसलिए कलेक्टर साहब नेहा से शादी की बात कर लेता है और बातें तय हो जाती है और कलेक्टर के घर वाले एक निश्चित मुहूर्त निकालकर दोनों की शादी तय कर देते हैं। कलेक्टर साहब का नाम था अखिलेश। अखिलेश नेहा से उसके घर वालों से मिलने के लिए कहता है तो वह तरह तरह के बहाने लगा दिया करती है और उनसे मिलने से मना कर दिया करती है। शादी तय हो गई थी और शादी में लगभग 7 से 8 महीने का समय था। अब अखिलेश और नेहा दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम बिताने लगते हैं और वह जब भी समय उन्हें मिला करता दोनों एक दूसरे से साथ बैठा करते और बहुत हंसी मजाक मस्ती भी किया करते और बहुत काफ़ी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। इधर जो आकाश है वह पागल खाने में डॉक्टरों से बार बार गुहार लगाया करता था और कहा करता है कि मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ।
लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बात पर यकीन नहीं करता और ना ही कोई उसकी बात सुनता है। तभी एक दिन अचानक से एक बड़े डॉक्टर साहब वहाँ पर अचानक से आ जाते हैं और आकाश उन्हें देखकर समझ जाता है कि यह कोई बड़े डॉक्टर साहब हैं। अगर यह चाहे तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद आकाश उनके सामने जाता है और उनसे गुजारिश करने लगता है, हाथ गोड़ जोड़कर विनती करता है और कहता है कि साहब, मुझे पता है कि आप बड़े डॉक्टर साहब हो और आप चाहो तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ। वो तो मेरी पत्नी ने मुझे कुछ दवाइयाँ खिलाई थी जिनकी वजह से मैं पागल हो गया हूँ। उसके बाद डॉक्टर साहब उसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि उसकी दिमागी हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसे अब यहाँ पर रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद डॉक्टर साहब उसे वहाँ से भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो आकाश को वहाँ से भेज देते हैं। आकाश वहाँ से निकलता है और निकलने के बाद सीधा अपनी पत्नी के आवाज़ पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह घर पर पहुंचता है तो देखता है कि गार्डन के अंदर उसकी पत्नी एक और व्यक्ति के साथ बैठी हुई है और हंस हंस कर बातें कर रही है, उसके साथ मौज मस्ती कर रही है। यह सब देखकर आकाश वहीं पर छुप जाता है और छुप छुप कर नेहा का पीछा करने लगता है और उसके बारे में जानकारियां निकालने लगता है। कुछ वहाँ पर जो लोग थे नेहा की रखवाली के लिए रहा करते थे, उनसे पूछ लिया करता है कि यह मैडम कौन है और इनके साथ वह व्यक्ति कौन है जो उससे बातें कर रहा है। इन दोनों की शादी होने वाली है, वहाँ के लोग आकाश से बताते हैं और लगभग 7 महीने बाद इन दोनों की शादी हो जाएगी। इसके बाद एक बार तो फिर से आकाश सोचता है कि क्यों ना जाकर इससे सब कुछ साफ साफ बोल दूं कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। लेकिन उसे पता था कि इसकी शादी कलेक्टर से होने वाली है और यह यहाँ की एसपी है। अगर यह चाहे तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं और इसी डर के कारण जो आकाश होता है वह उसे कुछ भी नहीं कह पाता है और वहाँ से इधर से उधर भटकने लगता है। अब जब अपने माता पिता के पास जाने को सोचता है तो फिर उसे एक बार फिर से ख्याल आता है और वह सोचता है कि अगर नेहा को यह पता चल गया कि मैं ठीक हो गया हूँ, जो फिर मेरे साथ कुछ गलत कर देगी और मुझे दोबारा से पागल खानों में भेज देगी। इसी वजह से आकाश ना तो अपने घर जाता है और ना ही नेहा से कुछ कह पाता है। वो उसी शहर के अंदर रहकर घुट घुट कर जीने लगता है, वहीं पर भीख मांगने लगता है और भीख मांगकर अपना गुजारा बसर करने लगता है। धीरे धीरे 5 महीने बीत जाते हैं और 4 महीने बाद अचानक से एक शादी का दावत भिखारियों में बांटा जाता है। जो शादी थी डीएम साहब और कलेक्टर की, यानी कि उसकी पत्नी नेहा की शादी अब कलेक्टर साहब से होने वाली है और उसकी दावत आकाश को भी मिल गया। इस बात को देखकर आकाश उस शादी के जाने का फैसला कर लेता है और शादी के दिन उसी शादी में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर भिखारियों के लिए खाने के लिए अलग से प्रबंध था और उन्हें भरपेट खाना वहां पर खिलाया जा रहा था। स्टेज सजा हुआ था और स्टेज के ऊपर नेहा बैठी हुई और साथ में कलेक्टर साहब बैठे हुए थे। उसके बाद आकाश वहां पर जाता है और वहां पर जाकर कलेक्टर साहब की तरफ देखकर ठहारे मार मार कर हंसने लगता है। हंसता हंसता उससे कहने लगता है कि अगला नंबर तेरा होगा और ऐसा कहकर दोबारा से हंसने लगता है। वहीं पर आकाश कलेक्टर साहब से कहता है कि इससे आगे की कहानी आपको पता है, क्योंकि वह लड़का मैं ही हूँ जिसका नाम आकाश है और वह कलेक्टर साहब आप हो जिसका नाम अखिलेश है। और नेहा मेरी पत्नी थी, उससे मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने मुझे रास्ते में हटाया।
अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की और आपसे शादी के लिए आपको अब तक यहाँ नहीं बताया होगा कि उसकी मेरी शादी हो चुकी है। और जो कलेक्टर साहब होते हैं वो उसकी बात को सुनते हैं और साथ में उन्हें वही सारी बातें याद आती है कि नेहा कैसे बार बार उसे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी और वह नहीं चाहती थी कि कलेक्टर साहब की बात उससे हो जाए। इसके बाद कलेक्टर साहब को पूरी तरह से आकाश पर विश्वास हो जाता है, लेकिन फिर भी वह उससे पूछने लगते हैं कि यह बताओ, अगर तुम पागल खाने में थे तो तुम्हारे पीछे जो इस घर के अंदर हुआ था वह बातें तुम्हें कैसे पता है? जो वह कहता है कि साहब, जब मैं वहाँ से छूटा था तो उसके बाद मैंने पूरी तरह से तहकीकात की थी और तहकीकात करने के दौरान सारी की सारी बात मेरे सामने आ गई थी, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग इस बारे में बातें बताते थे कि उसने अपने पति को पागल घोषित कर दिया और दूसरे व्यक्ति से शादी कर रही है। इसके बाद कलेक्टर साहब इस बात को डबल चेक करना चाहते हैं और वह नेहा को वहीं पर अपने पास बुला लेते हैं। बुलाने के बाद वह नेहा से कहने लगते हैं कि नेहा, क्या तुम इसे जानती हो? तो उसके बाद नेहा थोड़ी सी चुप होती है, लेकिन उसके बाद कह देती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसको नहीं जानती। तो आकाश कहता है कि क्यों झूठ बोल रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ जिससे तुमने शादी की थी और कॉलेज के अंदर हम एक दूसरे के साथ पढ़ा करते थे। लेकिन नेहा साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं नहीं, मेरा इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं इसे कैसे भी नहीं जानती हूँ। तभी जो आकाश होता है वह अपने पास से अपने पर्स को निकालता है, जिस पर्स के अंदर आज तक भी उसने अपना और नेहा का फोटो रखा करता है, लेकिन वह बीच में से फटा हुआ है। इसके बाद आकाश उस पर्स में से उस फोटो को निकालता है और कलेक्टर साहब के सामने रख देता है। डीएम साहब उस फोटो को देखने के बाद इस बात को डबल चेक कर चुके थे और उसके बाद वह नेहा को वहीं पर अरेस्ट करवा देते हैं अपने पति को धोखा देने के लिए और उसके साथ झूठ बोलकर शादी करने के लिए। एसपी साहब को पकड़वा दिया गया था और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया गया था, बल्कि उसके खिलाफ मुकदमा चल जाता है। कुछ दिन तक मुकदमा चलता है और उसके बाद नेहा को जेल हो जाती है। इसके बाद जो कलेक्टर साहब थे वह आकाश की मदद करते हैं, उसे एक अच्छा सा बिजनेस सेटलमेंट करा के आकाश वहाँ पर मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद अपने खोए हुए रुतबे को दोबारा से प्राप्त कर लेता है और अपने माता पिता से मिलने के लिए भी पहुँच जाता है। जब वो अपने घर जाता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा, तू कहाँ चला गया था? हमने तो कई बार तेरी पत्नी के पास भी फ़ोन किया था, लेकिन उसने बोल दिया कि मुझे नहीं पता है कि वह कहाँ चला गया। डिप्रेशन के मारे वह यहाँ से कहीं निकल गया है और वह इधर उधर घूमा करता है। जब उसके घर वालों से बात की थी तो उन लोगों ने भी यही बात बताई थी और हम लोग तो बड़े परेशान हो गए थे। लेकिन जब आकाश अपनी पूरी कहानी अपने माता पिता को बताता है तो वह लोग भी अपने बेटे की इस बात को सुनकर थोड़े से मायूस हो जाते हैं, बल्कि माँ के आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारे बेटे ने कितने कष्ट सहे हैं और कितने दुख दर्द सहे हैं। इसके बाद आकाश के माता पिता कलेक्टर साहब के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि साहब, आपकी वजह से आज हमारा बेटा दोबारा से समाज में सर उठाकर ज़िंदगी जी रहा है, वरना ऐसे भिखारियों की तरह इधर उधर घूमता रहता। इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ वह सब अच्छे के लिए हुआ है। अगर यह नहीं होता तो शायद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती, क्योंकि ऐसी महिला का क्या भरोसा